सीमा मैडम को बुलाना चाहेंगे इन दो शब्दों के साथ कि वक्ता गण के रूप में विषय मिला अनुरूप, सीमा माथुर जी यहाँ मूल निवासी रूप। सीमा माथुर जी। सभी को जय भीम, जय मूल निवासी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी लाइनें थी। सबसे पहले तो मैं बामसेफ के 38वें वार्षिक अधिवेशन में सभी आयोजकों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे सुंदर आयोजन को सफल बनाया और मुझे यहाँ आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी फर्स्ट आई कॉन्ग्रेचुलेट बामसेफ टू ऑर्गेनाइज सच अ वंडरफुल 38th National Convention to mobilize the people, to make aware people about their identity. So thank you very much all the organizers of BAMSAFE to invite me here. I feel very much honored. Thank you so much. जैसा कि विषय है मूल निवासी पहचान, आइडेंटिटी, या क्योंकि आज पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाती हूँ तो वहाँ पर भी एक कंसेप्ट के रूप में आइडेंटिटी आती है और अस्मिता जिसको कहते हैं, क्योंकि एक स्टेट में, एक राज्य में एक व्यक्ति की जो पहचान होती है वो बहुत मायने रखती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति किसी न किसी राज्य का मेंबर होगा, तभी उसको राज्य की सभी सुख सुविधाओं का लाभ मिल सकता है। जल जंगल जमीन पर उनका शेयर हो सकता है। सो एज मेंबर ऑफ इंडिया, और वी कैन से सिटीजन ऑफ इंडिया, हम भारत के वासी, वी द पीपल ऑफ इंडिया, सो वी the member of this country, that's why we are getting our share in all the resources of the states. लेकिन जो रियलिटी है इस समाज की, उससे हम सभी वाकिफ हैं। जो ये वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज व्यवस्था है, वो इंसानों को इंसान से अलग करती है। इट इज डिविजिबल। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, रंग के आधार पर, और यही वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था जहां एक और काम की बात करता है कि जो लोग हैं वो काम के आधार पर बटे हुए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन जब ये जाति का रूप ले लेती है तो पूरे समाज को टचेबल और अनटचेबल, अस्पृश्य, अछूत के रूप में वर्णित करती है। Some people are untouchable, impure. अगर ब्राह्मण दूसरे लोगों को टच करेंगे तो वो इम्प्योर हो जाएंगे। सो प्योरिटी ऑफ द ब्लड, जो ये पहचान का मुद्दा है, कहीं ना कहीं रक्त की प्योरिटी, शुद्धता से जुड़ा हुआ है, लेकिन वास्तव में ये आज के समय में सही नहीं लगता है कि कहीं पर भी अगर देखा जाए पूरी दुनिया में। आगे बढ़ने से पहले मैं बस एक ये बात कहना चाहती हूँ कि जब ये ज्योग्राफिकल रूप में, भौगोलिक रूप से जब इस दुनिया का निर्माण हुआ
तो दो रूपों में हुआ, एक पेंजिया के रूप में और एक पैथालसा के रूप में। जो पेंजिया एक द लैंड, जो एक ही लैंड था, द कॉन्टिनेंट्स, द बिग कॉन्टिनेंट ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट्स, एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट, एक बड़ा सा लैंड, और वो आगे चल करके बटा, जिसमें अलग अलग कॉन्टिनेंट बने, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और भारत और अंटार्कटिका। तो जब जीव की उत्पत्ति होती है तो वो उस लैंड पर होती है। तो ये कैसे तय किया गया कि जो इंसान है वो कुछ सामाजिक रूप से बहुत उच्च स्थान रखते हैं समाज में, और कुछ बहुत निचले स्तर पर है। ये किसने तय किया, ये हमको समझने की जरूरत है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी राइटिंग्स में हु वर शूद्रास, अनटचेबल्स, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखते हैं, तो वो बहुत बहुत गहन अध्ययन धार्मिक ग्रंथों का करते हैं और कहते हैं कि जो ये धार्मिक ग्रंथ हैं, जो ये परंपराएं हैं, जो ट्रेडिशंस है, उससे हमारा किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये सब ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई व्यवस्था है, जिसमें वो सभी संसाधनों पर कब्जा करके पूरी व्यवस्था पर अपना वर्चस्व कायम करके रखना चाहते हैं। उनसे पहले ज्योतिबा फुले मूल निवासी पहचान की बात करते हैं कि जब तक ये समाज अलग अलग जातियों में विभाजित रहेगा, तब तक हम राज्य के संसाधनों पर किसी भी तरह का क्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कोई सुनेगा ही नहीं। सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं वो हमें दे रहे हैं। शुरू से ही इस व्यवस्था में जो शूद्र रहे, जो अनटचेबल रहे, उनको किसी भी तरह से कोई भी हक नहीं दिया गया, शिक्षा से वंचित रखा गया। शिक्षा नहीं मिली तो रोजगार नहीं मिले, और रोजगार नहीं मिले तो उनकी जीविका का सवाल उनके सामने खड़ा हुआ, और जीविका नहीं तो भुखमरी जैसी हालातों में शूद्रों को रखने की हिमायत की गई। और अगर वो सेवा धर्म का पालन नहीं करे तो उनके लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया गया। तो ये कैसी व्यवस्था रही जिसमें एक ही तरह के काम के लिए अलग अलग सजाएं मुकर्रर की गई। तो कहीं ना कहीं ये दिमागों में था, जिसको हम आर्य कहते हैं, जो अभी सर ने भी बात की कि जो थियरी आर्य और अनार्य की जो दी गई, खास करके बाद में इसको पॉपुलराइज बामसेफ ने किया। तो ये जो थियरी कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि आर्य आए और जो यहाँ के मूल निवासी थे उनको उन्होंने अपने वश में किया अलग अलग तरीकों से। तो एक व्यक्ति की जो आइडेंटिटी है, जो पहचान है, वो क्या हो फिर, ये एक बड़ा सवाल हम सबके सामने है, और जिसको बामसेफ ने बखूबी
लोगों के सामने ये रखा है। हालांकि अभी लोगों के बीच में उतना पॉपुलर नहीं हुआ है कि हम सब मूल निवासी हैं, क्योंकि जब हम आंदोलन की बात करते हैं तो उसमें एक शब्द है दलित, जिसको बहुत लोग यूज करते हैं एकेडमिक स्टडीज और रिसर्च में भी उस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हाँ, मैं ये जानती हूँ कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यूज नहीं किया गया, लेकिन फिर भी रिसर्च में अभी तक भी वो एक पहचान के रूप में, खास करके पॉलिटिक्स में जो दलित आइडेंटिटी जो बनी, वो कहीं ना कहीं लोगों को इकट्ठा करती है। जैसे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की जो बात है, एक बेंथम का भी पॉलिटिकल साइंस में बेंथम एक थियरिस्ट हुए हैं, वो भी ये बात करते हैं मैक्सिमम बेनिफिट और हैप्पीनेस ऑफ द मैक्सिमम पीपल, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का लाभ होना चाहिए। लेकिन जो माइनॉरिटी है या जो कम है संख्या में, उनका क्या, उनकी भी तो कुछ इच्छाएं होती है, उनकी भी कुछ डिमांड या नीड्स हो सकती है, उनके बारे में क्या। तो ऐसी ही कई सारे सवालों से जूझते हुए एक ऐसे राज्य का निर्माण होता है जो डेमोक्रेटिक है, क्योंकि ओलिगार्की और जो कुलीन तंत्र या राजतंत्र या मोक्रेसी भीड़ तंत्र की बात करें, कई सारे तरह के शासन व्यवस्थाएं भारत देख चुका है, लेकिन उसमें जो बेस्ट फॉर्म ऑफ द रूल इज डेमोक्रेसी। बाबा साहब ये एंश्योर करते हैं कि समाज में तरक्की तभी हो सकती है जब प्रत्येक व्यक्ति को एक समान हक और अधिकार मिले। और बाबा साहब भारतीय संविधान के द्वारा हर एक व्यक्ति को डिग्निटी के साथ वो हक और अधिकार देते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना पूरे संविधान का एक आत्मा, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बोलते हैं, अगर वो अच्छी तरह से सभी लोगों को समझ में आ जाए तो मुझे लगता है कि जो संविधान को जो इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं वो अच्छे से पढ़कर समझकर उसको करें, तो इससे बेस्ट कोई भी संविधान नहीं होगा। लेकिन बाबा साहब खुद एक जगह कहते हैं कि अगर संविधान, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोगों के हक अधिकारों की बात नहीं करता है या जो इम्प्लीमेंटेशन इसका ठीक नहीं होता है, तो अगर मुझे मौका मिला तो इसको सर्वप्रथम नष्ट करने वाला मैं ही व्यक्ति होऊंगा। संविधान कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग अच्छे नहीं हैं तो संविधान की सभी अच्छाइयां एक तरफ और बुराइयां सबके सामने उजागर होती है। शासन में लोग तो हमारे विपरीत है, क्योंकि जो हक अधिकारों से वंचित रहे इतने सालों से, जो 4000 या 3000 साल बोले, तो जो ये वर्ण व्यवस्था में जो लोग अलग अलग डिवाइडेड रहे, उनको सभी तरह के हक अधिकारों से वंचित रखा गया। उनको शिक्षा नहीं मिली, उनको घर नहीं मिले, उनको वो इज्जत सम्मान नहीं मिला, और इसकी वजह से वो संस्थानों में ही नहीं आ पाए, इंस्टीट्यूशंस में ही उनकी एंट्री नहीं हो पाई। तो शासक वर्ग कैसे बन पाता वो? तो अभी भी वी आर इन द स्टेज ऑफ डिमांडिंग टू द पीपल हु आर इन रूल और इंस्टीट्यूशन और इन द स्टेट। हमें उस श्रेणी में आना पड़ेगा, और उस श्रेणी में आने के लिए हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। और हम इकट्ठा तभी हो सकते हैं जब हम अपनी जो अलग अलग पहचान है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, बोलियों के आधार पर, जब हम उनको छोड़ दें और एक
और वो पहचान मूल निवासी पहचान है। क्योंकि जो आइडेंटिटी है नेटिव या इंडिजिनस पीपुल, मूल निवासी जो लोग हैं, उसके लिए राज्य भी हमें मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करता है कि आप कहाँ के वासी है। तो ये स्टेट का कर्तव्य भी है कि स्टेट जो मूल निवासी है उनके हक अधिकारों के बारे में सोचे, और इसके लिए संविधान एक रास्ता तय करता है अफर्मेटिव एक्शंस के रूप में। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है संविधान में, जो स्टेट को डायरेक्ट करते हैं कि स्टेट को जब जब लगे कि समाज के जो मार्जिनल सेक्शंस हैं उनके लिए कुछ अलग से प्रावधान करने की जरूरत है तो वो करे, और इस बात को एंश्योर करे कि प्रत्येक व्यक्ति को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, क्लास, जेंडर एंश्योर्ड देयर शेयर इन ऑल द रिसोर्सेस। और इसके लिए हम सबको जागृत होने की जरूरत है। हम सब यहाँ पर जागृत है, आप सब यहाँ पर एक कैडर के रूप में है, एक इंडिविजुअल आपकी अपनी पहचान और वर्चस्व है। सबकी ये जिम्मेदारी है कि समाज में जो लोग अभी तक अपनी पहचान नहीं समझ पाए हैं कि हम कौन हैं, क्योंकि अब वो जमाना चला गया जब ये कहा जाता था कि जो शूद्र है, जो अनटचेबल है, वो दले दबे कुचले और पीड़ित और शोषित हैं। अब मूल निवासी वो पहचान है जो सरकार के सामने खड़े होकर, सरकार में जाकर, संस्थानों में प्रवेश करके, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो लेजिस्लेशन हो, चाहे वो जुडिशियरी हो, और चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो या फिर कोई और इंस्टीट्यूशन, उसमें जाकर वो डिसीजन मेकर बन रहे हैं। इसका दूसरा एस्पेक्ट भी है, जो रिजर्वेशन पॉलिसी है दैट इज नॉट implemented properly till now। संविधान 1950 में लागू हो गया, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए पहले से ही रिजर्वेशन रहा जॉब्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। लेकिन बहुत पढ़े लिखे, मैं ये नहीं कह रही हूं कि जो लोग समझते नहीं हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग ऐसा बोलते हैं कि वो जो प्रोविजन था रिजर्वेशन का, वो दैट वाज फॉर द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ओनली, वो सिर्फ रिजर्वेशन 10 साल के लिए था। तो ये नासमझी है या लोग जानबूझ के ऐसा प्रचार प्रसार करते हैं। तो ऐसी बातों की ओर हमें बहुत बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अब तो पूरी लहर इस तरफ है कि कैसे संविधान के आदर्शों को खत्म किया जाए, कैसे लोगों को संस्थानों में एंट्री ही नहीं दी जाए। बहुत सारे ऐसे रिजर्वेशन के नॉन इंप्लीमेंटेशन के एग्जाम्पल्स है। डीयू जैसे संस्थान में, दिल्ली विश्वविद्यालय की बात कर रही हूं, प्रोफेसर्स के साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। उनको सबके सामने चाटा मारा जाता है। तो ये हालत, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। नॉट फाउंड सुइटेबल कैंडिडेट, जेएनयू का मामला अभी रिटन में इतने अच्छे एग्जाम्पल और इंटरव्यू में सिर्फ एक मार्क्स। कैन यू इमेजिन द कॉन्स्पिरेसी बिहाइंड सच काइंड ऑफ इंसिडेंट्स, कि किस तरह से जो ये मनुवाद और ब्राह्मणवाद सबके दिमागों में
इतनी गहराई से डीपली इनकलकेट इन द माइंड्स ऑफ द पीपल टुवर्ड्स द ब्राह्मणिकल फोर्सेस। सब उसी तरफ आंख बंद करके चल रहे हैं और कुछ लोग बामसेफ जैसी संस्थाएं और भी बहुत सारे संगठन जो इसके खिलाफ आवाज उठाकर लोगों को जागरूक बनाने का काम कर रहे हैं। तो इसीलिए सभी व्यक्तियों की ये जिम्मेदारी है कि एक संगठन के रूप में इकट्ठे होंगे, एक अपनी पहचान के रूप में जब साथ आएंगे, तभी हम ब्राह्मणवादी ताकतों से या मनुवादी ताकतों से लड़ सकते हैं। तभी हम अपने शेयर, जल, जंगल, जमीन और जितने संसाधन हैं उसमें डिमांड कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हमें मालूम ही नहीं होगा कि क्या हमारे राइट्स है, क्या हमको चाहिए, तब तक हम कुछ नहीं मान सकते स्टेट से। सो आइडेंटिटी हमें ये अधिकार देती है कि आई एम द मेंबर ऑफ दिस कंट्री और स्टेट, दैट्स व्हाई आई हैव द राइट टू आस्क my demands to the state, and this is the responsibility of the state to fulfill all the needs and demands of the people. ये जरूरी है कि हम अपने आसपास के लोगों को, अपने को इतना सशक्त बनाएं कि वो इंस्टीट्यूशंस में आकर के अपने हक के लिए सीना तान कर खड़े हो पाए। नहीं तो जो जैसा चलता आया है वैसे ही होता चला जाएगा। प्राइवेटाइजेशन लगातार बढ़ता चला जाएगा। 90s में जो पॉलिसी आई, एलपीजी जिसको कहते हैं, लेकिन यहां पर यह समझने की जरूरत है कि प्रत्येक संसाधन, प्रत्येक संस्थान जिसमें स्टेट का अगर कुछ भी इन्वॉल्वमेंट है, अगर स्टेट कुछ भी देता है, चाहे वो 1 रुपया क्यों ना हो, चाहे वो कोई जमीन ही क्यों ना हो, वो प्राइवेट नहीं हो सकती है। तो हम तो सिर्फ ये कह करके शोर मचाते हैं कि प्राइवेट हो गया, बेच दिया सारे संसाधनों को। तो हम ये क्यों नहीं कहते कि ये सब प्राइवेटाइजेशन होना गलत है, क्योंकि दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड ऑल द नेसेसिटीज ऑफ देयर पीपल। लेकिन स्टेट लगातार अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है, क्योंकि स्टेट में, सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं वो उसी माइंडसेट के साथ काम करते हैं जिसका हम विरोध कर रहे हैं। वही ब्राह्मणवादी ताकतें, वही मनुवादी ताकतें फिर से उस व्यवस्था को कायम करना चाहते हैं जिससे हम छुटकारा पाना चाहते हैं। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक ऐसी व्यवस्था कायम करती है जिसमें प्रोफेशनल कोर्सेज के नाम पर फिर से वही कोर्सेज लाए जा रहे हैं जिनसे हम छुटकारा पाना चाहते हैं कि बच्चे अगर चाहे तो बीच में अपनी पढ़ाई रोककर वो अपने ट्रेडिशनल काम में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये सोचने की बात है कि पढ़ाई कौन से बच्चे बीच में छोड़ते हैं। जिनके घर में आर्थिक तंगी है, या ऐसे बच्चे जिनको बड़ी मुश्किल से शिक्षण संस्थानों में एडमिशन मिला है,
दूसरी बात, ये एजुकेशन पॉलिसी हमारे बच्चों को शिक्षा से बहुत बहुत दूर लेके जाना चाहती है। क्यों? क्योंकि हम डिमांड कर रहे थे कि जो शिक्षण संस्थान, स्कूल, कॉलेज, हाई स्कूल और मिडिल स्कूल जो है एक गांव में, प्राइमरी स्कूल एटलीस्ट हर एक गांव में होना चाहिए। हाई स्कूल और इंटर कॉलेज थोड़ी दूरी पर हो सकते हैं, लेकिन अब तो कैंपस की बात हो रही है। तो कैंपस का मतलब ये है कि हमारे बच्चों से जो एजुकेशन है वो इतनी दूर हो जाएगी कि जो हमारी लड़कियां हैं खास करके, वो तो शिक्षण संस्थानों में प्रवेश ही नहीं कर पाएंगी। क्योंकि अभी भी जो ड्रॉप आउट रेट होता है, जो बीच में स्कूल छोड़ते हैं, वो सबसे ज्यादा हमारे बच्चों का होता है और उसमें भी हमारी बच्चियों का होता है। हायर इंस्टीट्यूशंस में अभी एक स्टडी की गई, उसमें मैं भी अपने गर्ल से बात करती हूँ, तो जो ये ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट हुई वो एक एग्जाम्पल है हमारे सामने कि आने वाले समय में कैसी व्यवस्था होने वाली है, खास करके शिक्षा की। ऑनलाइन शिक्षण में सभी के लिए वो एक्सेसिबल है, लेकिन क्या वाकई में सबके लिए है अप्रोचेबल? नहीं, क्योंकि हमारे बच्चों के पास इक्विपमेंट्स नहीं है, मोबाइल्स नहीं है, लैपटॉप नहीं है, टैब्स नहीं है, और अगर है तो इंटरनेट नहीं है। रिमोट एरियाज में इंटरनेट ही नहीं आता तो पढ़ाई कहाँ से होगी? और उसके बाद जो इवैल्यूएशन सिस्टम है वो तो और ही खराब है, जो बच्चों को सिर्फ पास करने पर ज्यादा जोर देता है, चाहे वो कुछ सीखे या नहीं सीखे। तो ये जो लगातार नई नई व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा आ रही है, उसको काउंटर करने की जरूरत है, और उसको काउंटर करने के लिए हमें अपनी पहचान के साथ आगे आने की जरूरत है। सामाजिक लड़ाई तभी संभव है जब हम सामाजिक रूप से संगठित हों, और ये कोई संगठन ही ऐसा काम कर सकता है जिसको बामसेफ बखूबी कर रहा है। एक बात बाबा साहब ने कही थी जब संविधान लागू हुआ था कि हम एक ऐसे समय में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां पर पॉलिटिकली तो एवरी पर्सन विल बी इक्वल, 1 वोट 1 पर्सन, लेकिन एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था में रह रहे होंगे जहां पर जाति, धर्म, वर्ग और लिंग के आधार पर बहुत सारे सामाजिक डिफरेंसेस होंगे जिनसे हमको लगातार लड़ने की जरूरत है, और ये लड़ाई बहुत लंबे समय तक चलने वाली है, और वो लड़ाई तभी आगे बढ़ सकती है जब लोग संगठित हो अपनी पहचान के साथ। तो समय समय पर लोग संगठित हुए हैं और आगे की लड़ाई उन्होंने जारी रखी है, चाहे वो बहुजन के रूप में, चाहे वो दलित के रूप में, और अब हम सब मिलकर एक आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, माइनॉरिटी, विमेन, हाशिए पर जो समाज है वो सभी है। क्योंकि महिलाओं को जब तक इंक्लूड नहीं किया जाएगा तब तक कोई भी समाज तरक्की नहीं कर सकता है। क्योंकि बाबा साहब भी ये कहते थे, आई मेजर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी विद द डेवलपमेंट ऑफ विमेन ऑफ दैट सोसाइटी। उन महिलाओं ने कितनी तरक्की की है, इसी से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो समाज कितना आगे है। तो हमको अपनी जो पहचान है अलग अलग
धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर उन सबको छोड़ना होगा। हालांकि ये बहुत आसान नहीं है कि अपनी अपनी पहचानों को, क्योंकि अभी जो सर ने कहा कि जो धर्म है वो एक अफीम की तरह काम करता है, जो हमारे अंदर एक ऐसा नशा पैदा कर देता है जो हमारे माइंड्स को ब्लॉक कर देता है, हमारी सोचने समझने की जो शक्ति है उसको खत्म कर देता है। लेकिन अगर हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, तो उन धर्म की बेड़ियों को आसानी से तोड़ सकते हैं। हम आसानी से धर्म को दरकिनार कर सकते हैं, क्योंकि धर्म हमको इतना जकड़ लेता है कि हम आगे जाके कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। और बहुत सारे जो धार्मिक लोग हैं जो अपने आप को बहुत सिद्ध पुरुष या सिद्ध महापुरुष कहते थे, वो अभी जेलों में बंद है। तो ये इसी बात से, ये प्रमाण है इस बात का कि लोग अगर जागरूक हो जाएं तो धर्म के नाम पर लोगों को बहुत दिनों तक, बहुत लंबे समय तक बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। उनको उनके हिस्से से अलग नहीं रखा जा सकता है। रही बात सांप्रदायिकता की, जैसा कि विषय है, मूल निवासी पहचान सभी सांप्रदायिक बुराइयों की काट है। कैसे काट है, कैसे सांप्रदायिकता को दूर किया जा सकता है? सिर्फ धर्म को छोड़कर अगर हम अपनी पहचानों को दरकिनार रख दें तो सांप्रदायिक ताकतों से हम मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन सांप्रदायिकता का मतलब सिर्फ सांप्रदायिक दंगे नहीं है, क्योंकि सांप्रदायिक दंगे तो भारतीय इतिहास रहा है। आंदोलन जो स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद भी ऐसी कई सांप्रदायिक दंगे हुए जिसमें कई लोगों की जाने गई, हजारों लोगों की जाने गई। लेकिन जो अब नए रूप में सांप्रदायिकता हमारे सामने आ रही है, मॉब लिंचिंग के रूप में, मास अटैक के रूप में, जिसमें लोगों के दिमाग में इस तरह से दहशत और डर भर दिया जाता है कि लोग अपने आप ही चुप रहें, वो किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं उठाएं। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल पिछले साल में हुए हैं, जिसमें एक दो एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ। और फिर अभी जो 23 तारीख को जो धर्म संसद हुई, जिसमें लोगों ने जो अपने वक्तव्य दिए वो इतने खतरनाक और इतने दहशत कि इन लोगों को मार देना चाहिए। मतलब जो मुस्लिम है, अगर जरूरत पड़े तो उनको मार देना चाहिए, उनको अपने से अलग कर देना चाहिए, हथियार उठा लेने चाहिए उनके खिलाफ। तो इस तरह के एग्जाम्पल और बहुत सारे अभी राजनीति में बैठे हुए लोग, जिसमें से कई सारे लोग हैं जो नेशनल पॉलिटिक्स में भी है और जो स्टेट पॉलिटिक्स में, वो तो समय समय पर इस तरह के अपने स्टेटमेंट जारी करते रहते हैं कि जो मुस्लिम लोगों के जो बच्चे हैं वो पिल्लों की तरह हैं, पिल्ले पैदा करते हैं वो लोग। और इसके अलावा जो नेशनल पॉलिटिक्स से भी कई तरह के खतरनाक बयान बीच बीच में हम लोग देख सकते हैं सोशल मीडिया में और सुनने में कि किस तरह से लोग जो है, जो सांप्रदायिक नफरत है, जो ब्राह्मणिस्ट है, लोगों के दिमागों में भर रहे हैं। उससे हमें अलर्ट रहने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि सांप्रदायिकता का मतलब सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के बीच में सामने से झगड़े हो वही नहीं है। लोगों में डर और दहशत किस तरह से भरा जा रहा है, नफरत किस तरह से भरी जा रही है इन ताकतों के द्वारा, उनको हमें समझने की जरूरत है। कई सारे पिछले साल में एग्जाम्पल जो कुछ है, जैसे 15 जून 2020 को कर्नाटक में एक टेम्पो ड्राइवर को सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि उसको कहा गया कि जय श्री राम बोलो।
तो ऐसे जय श्री राम वाले जो नारे हैं या जय हनुमान वाले जो नारे लगाने के लिए जो लोगों को जबरदस्ती कहा गया है और नहीं करने पर उनके साथ जो मारपीट की गई है, वो ऐसी ही सांप्रदायिकता, ऐसे ही नफरत और वैमनस्य को कहीं ना कहीं बढ़ावा देते हैं। लोगों की दाढ़ी खींचना, लोगों को जो नंबर है 786 उसको अगर वो कहीं पे लिखा हुआ है तो उसको मिटा देना, मारना, जलाना, इस तरह के कई सारी घटनाएं जो है वो देखने को मिली है। और कई सारे हैं, 16 अगस्त को, 23 अगस्त को ये कुछ घटनाएं मैंने लिखा था। 3 सितंबर को 2020 की ही मैं बात बता रही हूँ, 6 सितंबर, 16 सितंबर, 16 अप्रैल। और एक रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है कि जो गाय के नाम पर जो आजकल जो पॉलिटिक्स चल रही है, उसमें सबसे ज्यादा जो दबाव और सबसे ज्यादा जो प्रेशर है वो हिंदू और मुस्लिम के बीच में नफरत को लगातार बढ़ावा दे रहा है और जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको लगातार शिकार बनाया जा रहा है। अलग अलग घटनाएं जो है वो देखने को मिल रही है। तो इन सबको हमें समझते हुए ये ध्यान रखने की बात है कि ये कैसे जो सांप्रदायिकता है वो कैसे अलग हो सकती है, कैसे हम उससे छुटकारा पा सकते हैं, या कैसे इस तरह के जो लगातार बयानबाजी की जाती है उसके खिलाफ हम किस तरह से खड़े हो सकते हैं। वो सिर्फ संभव है हमारी अपनी एक पहचान के साथ। इसके लिए हमको अपने जाति धर्म से ऊपर उठकर एक अपनी पहचान जो है वो बनानी पड़ेगी और उस मूल निवासी पहचान के साथ हम तरक्की कर सकते हैं। एक और बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगी कि जो ये पहचान है मूल निवासी, कहीं ना कहीं भावनाओं के साथ जुड़ी है, इमोशनल बाउंडेशन, कि हम इस जमीन के, इस देश के वासी है, इसलिए हमको एक होना चाहिए। जैसे लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर एक साथ जुड़ते हैं, तो हमें ये भी फील करना होगा कि ये जो पहचान है उसको हम इमोशंस के साथ जोड़कर देखें, तभी हम मनुवादी ताकतों का खात्मा कर सकते हैं और मूल निवासी जो पहचान है उसी के साथ हम सभी तरह की सांप्रदायिक बुराइयों को नष्ट कर सकते हैं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में सही है आग, तो वो आग जलनी चाहिए। थैंक यू।